नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। आज राष्ट्रवाद में बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है, एक नया खुलासा सामने आ चुका है कि नए साल के पहले ही दिन एक आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। इस्लामिक स्टेट ने देश भर में हमलों की साजिश रची और खुलासा यह हुआ कि सोशल मीडिया के जरिए आतंकियों को संदेश भेजे गए। केरल के सदस्यों को, जो सदस्य आईएसआईएस के केरल में मौजूद हैं, उनको संदेश भेजा गया कि यह संदेश कोड वर्ड में था। संदेश में हमलावर को प्रतिशोध और घृणा के साथ हमला करने के लिए कहा गया था। दरअसल ये लोन वुल्फ स्ट्रैटेजी है, यानी कोई ग्रुप हमला नहीं करेगा, सिर्फ एक इंसान अपने बूते अकेले जाकर के इस हमले को अंजाम देगा। लोन वुल्फ हमलावर को चाकू और बंदूकों से हमले करने के निर्देश दिए गए। लोन वुल्फ हमलावर को भड़काने के लिए हैंडलर ने एक भड़काऊ वीडियो भेजे, जो कि किसी भी ऐसे हैंडलर को उत्तेजित करने के लिए, उसकी भावनाओं को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अभी तक लगातार कोशिश की जा रही कि इन हैंडलर्स का पर्दाफाश किया जाए, इन हैंडलर्स को पकड़ा जाए, लेकिन फिलहाल हैंडलर्स की जानकारी नहीं लग पाई है। लेकिन यह पता चल चुका है कि नेक्सस कैसे इस पूरे हमले की वारदातों को अंजाम देने की फिराक में था, जिसको नेस्तनाबूद किया गया, जिसका खुलासा कर लिया गया है। यहां पर आपको आतंकी साजिश, जो आईएस की आतंकी साजिश है, उसके क्या क्या पड़ाव रहे हैं, ये क्या क्या सूत्र इस्तेमाल किए गए, ये एक एक करके आपको बता रहे हैं। ग्रुप में आतंकी मैसेज भेजे गए, लोन वुल्फ हमले की साजिश रचने की बात की गई और वीडियो उनको भेजी गई, जिन वीडियो के जरिए इनको भड़काने का प्लान था। और आतंकियों का प्लान यही था। मेरे सहयोगी विवेक इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, इस प्लान के बारे में जरा तफसील से बताइए, खुलकर बताइए कि प्लान को किस तरीके से क्रियान्वित करने की कोशिश की जा रही थी। हाँ, नए साल के पहले दिन ही आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। इस्लामिक स्टेट ने देश भर में हमला के साजिश रची है। खुलासा हुआ है कि सोशल मीडिया के जारी आतंकियों तक संदेश भेजे गए। केरल के सदस्यों को भेजा गया है संदेश कोड वर्ड में था। संदेश में हमलावर को प्रतिशोध और करने के साथ हमला करने के लिए कहा गया था। लोन वुल्फ हमलावर का चाकू और बंदूक से हमले करने के निर्देश दिए गए। तो लोन वुल्फ हमलावर को भड़काने के लिए हैंडलर ने भड़काऊ वीडियो भेजे गए। अभी तक हैंडलर का पता नहीं चल पाया है। So what we understand basically here, as from my sources, is that there is clear information that there are secret social media groups where these informations have been shared, and sources who spoke to us clearly say that the Islamic State has plans to conduct lone wolf attacks and also attacks, be it knife attack or gun attack, in few parts of the country, and this message is being clearly conveyed to the Kerala cadres through certain social media groups. That's what we clearly understand. The information has been passed. जी बिल्कुल। विवेक, मैं आपके पास लौट रहा हूं। हमारे सहयोगी विवेक ये बता रहे हैं कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए थे, जिनमें कि ऐसे जिनको लोन वुल्फ की संज्ञा दी गई, वो उन लोगों को जोड़ा गया था और उनको भड़काने का काम किया गया था, ऐसे संदेश, ऐसे वीडियो संदेश भेज करके। और हमारे सहयोगी विवेक एक और खास बात बता रहे हैं कि इन आतंकियों को चाकू और बंदूक से लैस रहने के लिए कहा गया था, ताकि वो अकेले जाकर किसी भी हमले को, किसी भी ऐसी वारदात को अंजाम दे सके और लोगों के बीच में सौहार्द उसको और खराब कर सकें। हमारे सहयोगी विवेक लगातार इस बात की जानकारी दे रहे थे। तो नए साल की शुरुआत में आईएस की तरफ से जो साजिश रची गई, इस साजिश का पूरा पोस्टमार्टम हम कर रहे हैं। ये साजिश कैसे रची गई, ये आपको बता रहे हैं। इन साजिश के हैंडलर्स कौन थे, लगातार जानकारी जुटाई जा रही है, और स्ट्रैटेजी क्या थी इस साजिश को अंजाम देने के लिए, वो आपको बता रहे हैं। एक बार फिर आपके सामने बता देते हैं कि नए साल पर देश भर में, सिर्फ एक जगह पर नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों, देश भर में एक आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। उस कोशिश के पीछे का उद्देश्य सिर्फ एक था कि लोगों के बीच में भय पैदा किया जा सके, किसी भी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जा सके। उसके पीछे की जो रणनीति थी वो समझना जरूरी है। आमतौर पर अगर किसी भी आतंकी घटना को अगर ग्रुप्स में अंजाम दिया जाता है, 5, 6, 7, 8, 10 लोग उसमें शामिल होते हैं, तो एजेंसीज के लिए उसको ट्रैक करना और आसान हो जाता है। लेकिन यहां पर लोन वुल्फ स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया गया, यानी कि एक व्यक्ति अपने आप में अकेले ही
पूरा प्रबंधन करेगा और अकेले जाकर ऐसी किसी भी वारदात को अंजाम देगा। मेरे सहयोगी अनुज मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुज, ये लोन वुल्फ स्ट्रैटेजी जो अपनाई गई, इसके बारे में जरा और तफसील से बताइए जरा कि क्या ये सामने आ पाया कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था, या ऐसे कितने लोन वुल्फ्स हैं कथित तौर पर जिनको संपर्क किया गया? जी देखिए, पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें तो ज्यादा आतंकी जो हैं वो लोन वुल्फ अटैक को ज्यादा तवज्जो देते हैं। इसके पीछे रीजन यही होता है कि भीड़ में कोई भी शख्स जो है वो आसानी से शामिल हो सकता है और भीड़ का हिस्सा हो सकता है। ऐसे में ये अटैक जो है वो उसको ज्यादा कारगर माना जाता है और इसी वजह से आतंकी पिछले कई सालों से हमने देखा कि जब वो किसी साजिश को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं तो लोन वुल्फ अटैक को ज्यादा तवज्जो देते हैं। साथ ही साथ अगर इस पूरे मामले के प्रकरण की बात किया जाए तो टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कई और सारे ऐप हैं जिसके जरिए भड़काऊ भाषण देकर जो युवा हैं उनको भड़काया जाता है, उनको साजिश के लिए तैयार किया जाता है और उन्हें लॉजिस्टिक मुहैया कराया जाता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। हालांकि हमारी खुफिया व्यवस्था बनाई। जी अनुज, बहुत शुक्रिया अनुज आपका तो जुड़ने के लिए। और ये लोन वुल्फ स्ट्रैटेजी जो है ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है। आप लोगों के ज़हन में वो तस्वीरें, वो खबरें भी ताजा होंगी जबकि एक व्यक्ति एक धार्मिक गुरु बनकर के दिल्ली के रमेश नगर में रह रहा था, उसको वहां से पकड़ा गया और उसी की निशानदेही पर दिल्ली की अलग अलग जगहों से आपत्तिजनक सामग्री और हथियार बरामद किए गए। वहां भी लोन वुल्फ स्ट्रैटेजी ही थी, लेकिन सुरक्षा बलों की या एजेंसीज की मुस्तैदी आप कहिए कि इस रैकेट को, इस साजिश का भांडा फोड़ किया गया। और अब बात करते हैं राष्ट्रवाद में जम्मू कश्मीर की। कल आधी रात में वैष्णो देवी परिसर में भगदड़ मच गई। इस हादसे में 12 लोगों की जान चली गई, करीब 16 लोग घायल हुए। घायलों का अस्पताल में इलाज लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे के बाद से पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मुआवजे का ऐलान तक कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने पीएम मोदी से बात की और घायलों के उपचार की बात कही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद घटनास्थल पर मौजूद रहे और पूरी घटना की जांच के आदेश दिए गए। कटरा में जाकर के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घायलों से मुलाकात की और एलजी की तरफ से, मनोज सिन्हा की तरफ से मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। ये आपको तस्वीरें भी उस वक्त की हम पहले दिखा देते हैं। वैष्णो देवी परिसर में जो हादसा हुआ ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं, लेकिन जैसी तस्वीरें सामने आई हादसे के तुरंत बाद प्रशासन राहत और बचाव काम तेजी से शुरू कर चुका था। लेकिन कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो मदद करना तो नहीं जानते, मदद के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन सियासत जरूर करेंगे। जो लोग हमेशा पाकिस्तान की वकालत करते हैं उनमें महबूबा मुफ्ती का नाम नंबर 1 पर आता है। महबूबा मुफ्ती ने इस हादसे पर भी सियासत शुरू कर दी है। यह हादसा होता है और महबूबा मुफ्ती ट्वीट करती हैं और बजाय इसके कि जो लोग मृतक हुए हैं उनके परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर करें, जो लोग घायल हुए हैं उनके साथ सहानुभूति रखें, वो सीधा निशाना साधती हैं पुलिस पर, प्रशासन पर, और पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठा देती हैं। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा उन्होंने कि वैष्णो देवी में हुए दर्दनाक हादसे से मैं भी दुखी हूं, लेकिन न तो प्रशासन और ना ही पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। इसके बजाय वो लोगों को चुप कराने की धमकी देने में लगे हुए हैं। जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, ये महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया। महबूबा ने ट्वीट किया तो उनकी पार्टी के नेताओं ने भी वही बात दोहरानी शुरू कर दी। सुनवा देते हैं आपको, लगे हाथ। देखिए, आपने हाल ही में कुछ स्टेटमेंट्स भी देखे होंगे कि किस तरह से यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को खामोश कराने की कोशिश की जा रही है। महबूबा जी ने बरहक कहा है कि पुलिस और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनका एक ही काम रहा है कि किस तरह से यहाँ की जो जेन्युइन आवाज़ है, यहाँ के लोगों की आवाज़ है, उसको किस तरह से दबाया जाए। ये बाकी अब इनके पास कोई काम नहीं रहा है। लोगों के मसाइल हैं, इस वक्त सर्दी का मौसम है, बिजली की क्या हालत है, पानी की क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन को उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। पुलिस की जो अपनी जिम्मेदारी है उसके साथ भी कोई लेना देना नहीं। एक ही चीज़ है, किस तरह से डराया और धमकाया जाए, इस पे लगे हुए हैं अभी। महबूबा मुफ्ती को अगर इतनी फिक्र थी तो राहत और बचाव के लिए आगे आती ना, या उनके जो कार्यकर्ता थे उनको निर्देशित किया जाता, लेकिन नहीं। महबूबा मुफ्ती को सिर्फ सियासत कर रही है। राहत बचाव के बजाय महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी परिसीमन ड्राफ्ट का विरोध करने में लगे हुए थे। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि जो लोग लोगों के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं
वो दरअसल असल में क्या कर रहे हैं, उनकी पार्टी असल में कर क्या रही है। वो कह रहे हैं कि शासन प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन अपने कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, सड़कों पर उतर करके परिसीमन ड्राफ्ट का विरोध कर रहे हैं। यानी दो तरफा राजनीति है। एक तरफ राजनीति वो सड़कों पर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन पर और शासन पर निशाना साधते हुए उनका जो कोर वोट बैंक है उसको लुभाने की कोशिश की जा रही है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और 370 की बहाली और परिसीमन ड्राफ्ट का विरोध कर रहे हैं। वैष्णो देवी में हुए इस हादसे पर सिर्फ कश्मीर के सियासतदान नहीं बल्कि बाकी विपक्षी दलों ने भी इसी हादसे के बहाने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया, तो नवाब मलिक ने सवाल पूछा कि हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। तो बीजेपी ने कहा कि इस पर सियासत करना फिलहाल कम से कम सही नहीं है। घटना को लेकर अति दुख इस बात का भी है कि अभी तक मीडिया के माध्यम से जो तथ्य सामने आ रहे हैं तो उसमें सरकार की ज़्यादा लापरवाही हमें नज़र आ रही है। सरकार इस पर जरूर गंभीरता से चिंतन करे ताकि भविष्य में ऐसी घटना की कभी भी पुनरावृत्ति ना हो सके। बार बार इस तरह की घटनाएं होना किसकी गलती है, कौन गलती कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ये जरूरी है। जब तक इस तरह की घटनाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी, दोषियों को दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। तो ऐसे में राष्ट्रवाद में सवाल ये कि वैष्णो देवी में मौत पर सियासत आखिरकार क्यों हो रही है। सवाल है कि आतंकियों से हमदर्दी तो हादसे पर बेदर्दी क्यों है। सवाल है कि परिसीमन ड्राफ्ट का विरोध क्यों किया जा रहा है। सवाल यह कि परिसीमन लागू होने से किसको परेशानी हो रही है और क्यों परेशानी हो रही है। और सवाल यह भी कि वैष्णो देवी हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। इन तमाम सवालों के साथ आज राष्ट्रवाद में चर्चा शुरू करेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका तारुफ कराते हैं। निर्मल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डिप्टी सीएम हैं जम्मू कश्मीर के। निजामुद्दीन भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं। ललित अंबरदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। माजिद हैदरी हमारे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। और सनम शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस से। सबसे पहले माजिद हैदरी में शुरुआत आप ही से कर देता हूं। सर, ये विरोध के स्वर क्यों आ रहे हैं? आतंकियों के लिए सहानुभूति होती है तो अगर वैष्णो देवी में स्टैम्पेड होता है, लोगों की जान चली जाती है, तो उनके लिए एकदम बेदर्दी, वहां सिर्फ राजनीति वाला स्याह चेहरा। देखें जनाब, सबसे पहले तो मैं पीड़ित परिवारों के प्रति शोक प्रकट करता हूं और मैं ये कहता हूं कि जो माता के जो भक्तजन वहां जो मारे गए हैं वो किसी भगदड़ में नहीं मरे, वो सरकार की लापरवाही की वजह से उनकी हत्या हुई है। लेकिन क्योंकि आज लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, जम्मू कश्मीर को यहाँ पे राजभवन कल रात भर नाच गाने में बिजी थी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाजपा की सरकार की वजह से मरे। अगर जम्मू कश्मीर में आज मुसलमान कोई चीज होता, महबूबा मुफ्ती होती या उमर अब्दुल्ला होते, तो आप सब पीट रहे होते कि मुसलमान सियासतदानों ने कैसे हमारे श्रद्धालुओं को मरवा दिया। लेकिन क्योंकि आज हिंदुत्व वाली सरकार है ना जम्मू कश्मीर में, जहां कोई लोकतंत्र नहीं है, इसलिए आप लोगों के मुंह में दही जमा है। कोई नहीं कह रहा कि नहीं, मुझे बताइए सरकार कब से धर्म देखकर तय होने लगी? सर, ये भाई हमारे कैसे सरकार कब से धर्म देखकर तय होने लगी? आप उंगली उठाइए सवाल पे, आप क्या बोल रहे हैं महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला? आप राजभवन से पूछिए ना। हाँ। मनोज सिन्हा जी की एडमिनिस्ट्रेशन नाच गाने में क्या इतना बिजी थी? माजिद हैदरी, मेरा सवाल तो उन लोगों से, अगर आपको सरकार को घेरना है, आपको एलजीओ घेरना है, आप खुले छूट है, आप बिल्कुल जाकर घेरिए, आप बिल्कुल उनसे सवाल पूछिए। लेकिन मुझे यह बताइए कि ट्विटर पर तो उन लोगों से सवाल पूछा जा रहा है और सड़कों पर क्या हो रहा है? नहीं पूछा जाएगा। सड़कों पर आपके कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों नहीं कहा जाता कि जाइए और प्रशासन की सहायता कीजिए? आप नहीं होगा, यहाँ लोकतंत्र नहीं है इस वक्त। ये भाजपा की गलती की वजह से हत्याएं हुई हैं। ये हत्याएं हैं देशवासियों, देखो क्या हो रहा है यूपी में, वोट देख करके डालना। हाँ। ये हिंदुत्व वालों की वजह से माता के श्रद्धालु आज मारे गए हैं वहां पे। लापरवाही, कल न्यू ईयर नाइट मना रहे थे देशवासियों, ये भाजपा वाले। हाँ। पूरे जम्मू कश्मीर में न्यू ईयर नाइट मन रही थी राजभवन में, और हमारे भाई मारे गए, हमारे भक्तजन मारे गए, और ये बोलेंगे महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला क्योंकि वो मुसलमान है। हाय रे हिंदुत्व, हाय रे हिंदुत्व, क्या हो गया इस देश? दलित अंबरदार, क्या कर दिया आपने इस देश? दलित अंबरदार, मैं इस सोच पर हैरान हूं जो सीधा सीधा सरकार को भी धर्म के तराजू में तोलती है। उससे आपको ये मानना पड़ेगा आप किस प्रांत की बात कर रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर जो अभी 370 और 35 से हटने से पहले पूरा इस्लामवाद से ग्रस्त राज्य है। वहां की राजनीति जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के आधार पर चलती।
वहां की राजनीति हिंदुओं से नफरत और हिंदुस्तान से नफरत पे चल। अभी जितना दर्द जगा रहे हैं ना ये परिसीमन के ऊपर, इनको पूछे कितनी बार इन्होंने आवाज दी कि कश्मीरी हिंदू का नरसंहार इन्हीं अब्दुल्ला और मुफ्ती की नाक तले हुआ, तब तो उनकी जबान पे लकवा लगा हुआ था। अभी आज राजनीति कर रहे हैं और ये आज हिंदू, क्योंकि वहां पे ये माता वैष्णो देवी के जो वहां पे भक्त हैं वो मारे जाते हैं, तो उसके ऊपर उसी ट्वीट के अंदर कि हमारी आवाज को बंद किया जाता है, प्रशासन नहीं करा। मैं भी सुबह से कई जगह बोल चुका हूं और ये मैंने प्रश्न उठाए हैं। यस, जो हमारी जो माता वैष्णो देवी की प्रबंधक कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, जो तत्कालीन गवर्नर जगनमोहन जी ने स्थापित की थी, हिंदुस्तान में एक इंस्पिरेशन थी बाकी जगहों के लिए, बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट होती थी। उसका मैंने उस पर उंगली उठाई है, कहां गई वो मैनेजमेंट। दूसरी बात मैंने ये भी कहा कि कोविड की रेस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं वहां पे लागू हो रही है। मैं राजनीति नहीं करूंगा इसको, मैं प्रश्न पूछूंगा जो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये लोगों को वहां पे भक्तों की लाशें नहीं दिख रही है। हाँ। इनकी राजनीति तो लाशों के ऊपर चलती है। कश्मीर की राजनीति, इनकी राजनीति इसी पर चलती है और ये इसका नाजायज, यही दरअसल शर्मनाक चेहरा होता है। डर लगता है राजनीति का अगर सबसे शर्मनाक और स्याह को चेहरा होता है तो वो यही कि लोग लाशों पर राजनीति करने के लिए आ जाते हैं, वहां भी संवेदना जाहिर नहीं की जाती। मैं वापस लौट रहा हूं, मुझे बताइए निर्मल सिंह जी, आप बताइए, स्थानीय प्रशासन से सवाल पूछा जाना बिल्कुल वाजिब है। स्थानीय प्रशासन जवाबदेह है इस बात के लिए कि इंतजाम वहां बेहतर क्यों नहीं थे। स्थानीय प्रशासन जवाबदेह है इस बात के लिए जो सवाल ललित अंबरदार भी उठा रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं हो रहा था। पहले इसका जवाब तो दीजिए। सवाल का भी जवाब देंगे निर्मल सिंह जी। जी बिल्कुल, इसके लिए एलजी साहब ने इंक्वायरी बैठाई है और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि न्यू ईयर ईव के ऊपर काफी लोग वहां पर चले गए थे। कितनी कैपेसिटी है वहां पर, यह देखना चाहिए था। और इसमें अगर कहीं कमी रही है तो क्यों रही है, इसकी तो जांच होगी। क्योंकि जो श्रद्धालु वहां पर न्यू ईयर ईव पर आए थे, माता से अपनी मन्नत मंगवाने के लिए आए थे, एक नई ख्वाहिश लेके आए थे, उनमें से 12 लोग चले गए, वहां जो है वो मर गए, काफी लोग जख्मी हो गए। तो इससे तो ये बात है। लेकिन इन लोगों से मैं पूछना चाहूंगा जी, ये जो वहां पर हर चीज पर सवाल उठाते हैं, डिलिमिटेशन को घसीट के लाते हैं, अगर कहीं इनकाउंटर होता है परिसीमन का बात, परिसीमन की निर्मल सिंह जी हम लोग बात करेंगे, लेकिन छोटा सा सवाल मेरा बीच में और मैं चाहूंगा जवाब दें। क्या स्टैम्पेड की जगह कहना गलत होगा कि प्रशासन की लापरवाही वजह से 12 जाने गई हैं? देखिए वहां की जो सिचुएशन है, वहां की संकट जो गलियां हैं, वहां पर क्योंकि 5000 के लगभग शायद कैपेसिटी है, तो उससे ज्यादा लोग गए होंगे। लेकिन उसमें कहीं थोड़ा बहुत जो है 2 लोगों में लड़ाई हुई, क्या हुआ जिसका भगदड़ मची, उसके कारण यह हुआ है। सर वहां जाने के बाद भगदड़ मची या क्यों मची, यह अगला फेज का सवाल हो सकता है। सबसे पहला सवाल तो यह होगा कि इतने लोग वहां पहुंचे कैसे। हाँ वो ठीक है, वो देखने वाली बात है। हाँ। इसीलिए इंक्वायरी बैठाई गई है, इसीलिए इंक्वायरी बैठाई गई है। हाँ। और जो अगर 12 जाने गए हैं, इंक्वायरी से टाइम बाउंड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हफ्तों महीनों सालों तक इंक्वायरी चलते रहे। इंक्वायरी टाइम बाउंड होनी चाहिए, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, उसके अंदर आपको दोषियों को सामने रखना होगा। बिल्कुल ठीक है, यही होगा। हाँ। आप आश्वस्त रहिए, जिनके लोग मारे गए हैं उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि न्याय होगा। उन परिवारों के प्रति जवाबदेही बहुत गंभीर है सर। ललित अंबरदार कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं वापस लौट रहा हूं सर आपके पास। ललित, मैं आज सुबह से ये प्रशासन की तरफ से ये हैदरी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास सर, अपनी बारी का इंतजार करें, मैं लौटूंगा आपके पास। यात्रियों के बीच में झगड़ा हो गया था। मैं आपसे अपील करता हूं, यात्रियों की शहीद जो हुए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी आत्मा के प्रति आदर दिखाइए। माता वैष्णो देवी के यहाँ पर जो श्रद्धालु जाते हैं वो लड़ने के लिए नहीं जाते, चढ़ते चढ़ते उतरते जय माता दी करके एक दूसरे का प्रोत्साहन करते हैं। आप अपनी जिम्मेवारी प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर भी, अभी आप लोन वुल्फ की बात कर रहे थे, लोन वुल्फ की बात कर रहे थे ना, भगवान न करे अगर इस यात्रा के अंदर लोन वुल्फ कोई घुस गया, ये जानते हुए कि वैष्णो देवी की श्राइन जो है आतंकवादी जहाजों के टारगेट लिस्ट पे है, कहां पे चूक होगी, कैसे पहुंच गए वहां पे लोग? उस चूक को पहचानना होगा सर, उस चूक की माफी नहीं हो सकती है। ये बात तय है ललित अंबरदार जी कि उस चूक की माफी नहीं हो सकती है। जिस चूक की वजह से ये हादसा हुआ, 12 परिवारों ने अपने अपनों को खोया, उस चूक की माफी नहीं हो सकती और इसके लिए जवाबदेह हैं। निर्मल जी मैं वापस इसी सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा, लेकिन छोटा सा सवाल मेरा निजामुद्दीन भट्ट मेरा आपसे रहेगा।
मुझे बताइए कि प्रशासन से सवाल पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल जायज है। प्रशासन को जवाबदेह बनाना चाहिए, बिल्कुल जायज है। लेकिन उसके बीच में राजनीति कहां से आ जाती है? जो मेरे पैनलिस्ट यहाँ हैं, आप हैं, एंकरिंग कर रहे हैं एक प्रोग्राम की, और मैं हूं, मैं सबों से गुजारिश करूंगा कि जो ये घटना घटी है, दुखद है, जहां हम दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, अभी कुछ घंटे ही हो गए, इतनी बड़ी घटना घटी है, तो हमने इस पे इस तरह की बहस छेड़ी है जैसे सब लोग गुनाहगार हैं, उधर भी और इधर भी, और सिर्फ गुनाह ही गुनाह हो रहा है जी। इस तरह की। देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। हम देश के नागरिक हैं, बहुत हुआ टेलीविजन पे, स्ट्रीट्स पे, दूसरी तीसरी जगहों पे, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर, हर जगह विधानसभाओं में झगड़े, आरोप। इस देश को एक डायरेक्शन दे दो प्लीज, लोगों को ठीक ढंग से गाइड करो। आज एक स्थापन पे, पवित्र स्थापन पे इतनी बड़ी घटना घटी, उनके तई हमदर्दी करो और प्रशासन से सवाल पूछो, उसका भी एक तरीका है। जिस ढंग से हम ये निजामुद्दीन जी, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन मैं आप ही से, आप एक सीनियर व्यक्ति हैं, मैं आप ही से एक बात का जवाब चाहूंगा कि ये कौन सा तर्क होता है कि आप ट्वीट करेंगे तो संवेदना जाहिर करेंगे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के जो लोग हैं वो सड़कों पर आते रहे हैं, उनको घसीट रहे हो, ये जायज नहीं है। हाँ, बिल्कुल जायज नहीं है जी। मैं इतना ही कहूंगा, और मुझे प्रोग्राम से चले जाने की इजाजत दीजिए। हाँ, वो यही है कि आपका ये दुरुस्त है, हाँ, कि ऐसी घटनाओं पे हाँ, कहीं भी राजनीति ना हो। बिल्कुल सर, राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं सर आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि प्रोग्राम में आप कुछ टाइम तक रहिए, ताकि जो बात आप कह रहे हैं वो बाकी लोग सबक लें उनसे। और मीडिया उस राजनीति के लिए प्लेटफॉर्म नहीं बनने देंगे सर, प्लेटफॉर्म नहीं बनने देंगे, बल्कि जो लोग ऐसी घिनौनी हरकतें करेंगे ना, उनसे उनकी आंखों में आंख डाल करके सवाल पूछा जाएगा कि आखिर आपकी हिम्मत कैसे होती है, हिमाकत कैसे होती है ऐसी चीजें करने की। सनम शाह, आप भी जवाब दीजिए जरा मुझे कि महबूबा मुफ्ती ट्वीट करेंगी कि मुझे संवेदना है उन परिवारों के साथ, मेरी सहानुभूति है उन परिवारों, उन लोगों के साथ में, लेकिन उनके जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर आ जाते हैं परिसीमन का खाली विरोध करने के लिए। कम से कम आज तो शांत रहा जा सकता, कम से कम आज तो आप पहुंचते प्रशासन की सहायता कर लिए। सनम शाह, सहायता करने वाले हैं, कर रहे हैं। हाँ, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। पीडीपी का होता, आप पहले भाई साहब को चुप करवाएं सर। जी निजामुद्दीन जी, मैं वापस लौट रहा हूँ भट्ट साहब आपके पास। भट्ट साहब, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूँ। सनम शाह, भट्ट साहब आप चुप हो जाएं, पानी पिए सर, पानी। जी सर, आपने कहा है कि कश्मीर के अंदर ये घटना क्यों घट रही है। मेरा आपके पैरों के माध्यम से एक सिंपल सवाल है सर, मेरी उम्र 27-28 साल है। मैं जब से मैंने होश संभाली हुई है, तब से आज तक मैं सुनता आ रहा हूँ, ना मालूम बंदूकबाजों ने, ना मालूम बंदूकबाजों ने, ना मालूम बंदूकबाजों ने हत्या कर दी। सर, ये मालूम का पता चलेगा, इस मालूम का पता करो। सबसे पहली बात है, इस मालूमी को गोली से मार डालो। रही बात सर, देखें, आज मेरा सवाल जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से नहीं बनता है, मेरा सवाल जो है चाइना के प्राइम मिनिस्टर से नहीं बनता है, मेरा सवाल देश के प्रधानमंत्री से बनता है। आपने कहा बस यहाँ पे 3-4 चीजें होना बाकी है। क्या देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर उस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं? बिपिन रावत जी का जो जहाज था, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा मैंने उस पर नजर बनाई रखी है, और नजर बनी कहां चली गई है? शाह, माफ कीजिएगा, मैं आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं सर, क्योंकि आपकी ऑडियो में कुछ ग्लिच है, आवाज कट के बार बार आ रही है। मैं आपके पास दोबारा संपर्क करूंगा, जैसे संपर्क होता है मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास इसी चीज को करने के लिए। मुझे बताइए माजिद हैदरी, जब परिसीमन की बात चली रही तो बता दीजिए लोगों को कि आखिरकार परिसीमन से परेशानी किसे और क्यों है? विरोध जो आज हो रहा था सड़कों पर वो परिसीमन को लेकर था ना? देखिए जनाब, मुझे नहीं लगता कि आज हम परिसीमन पे बात करें जब इतनी हत्याएं हुई हैं जम्मू में। और सबसे पहले
समझे कि अभी नहीं जरूरी है सर, 24 घंटे होने जरूरी है सर, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग उन मौतों पर संवेदना जाहिर कर रहे थे वही लोग सड़कों पर थे परिसीमन के लिए। अरे अगर आज मुसलमान सरकार होती ना, इतनी हत्याओं के बाद मुसलमान सरकार गिर गई होती। अच्छा, कौन सी मुसलमानी सरकार है मुझे बताइए, मुसलमानों की मुझे बताइए ना। ये जो अब्दुल्ला फैमिली की सरकारें रही हैं, जो मुफ्ती परिवार की सरकारें रही हैं, मुसलमान सरकारें थी क्या? ये बात स्वीकार रहे हैं क्या आप? बिल्कुल थी ना, क्यों नहीं थी? चीफ मिनिस्टर मुसलमान थे तो हम बताएंगे मुसलमान सरकार थी, क्यों नहीं कहेंगे? हम तो ओपनली कहेंगे। यानी जिस धर्म का आपके मुताबिक, वो चूंकि मुस्लिम धर्म से थे चीफ मिनिस्टर बनते हुए, तो जितने आरोप लगते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण किया था, उन तमाम आरोपों को आप सहमति दे रहे हैं। अरे कैसे सहमति उस चीज की देंगे? तो और ही तो क्या, आप ही तो कह रहे हैं ना सर। देखें, आप तो दो चीजों को जोड़ रहे हैं यहाँ पे। हम आज जोड़े ना, हम सिर्फ बात करें कि अभी तक कोई अफसर सस्पेंड क्यों नहीं हुआ, जो वहां पे इतने सारे पुलिस के, सिविल, वहां पे जो हमारे ऑफिसर थे, एडमिनिस्ट्रेशन, कोई सस्पेंड नहीं, कोई एक्शन नहीं। कर क्या रही है सरकार? मोदी जी का नाम खराब हो रहा है जनाब। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मोदी जी को एक्शन लेना होगा। जम्मू कश्मीर के राजभवन के खिलाफ के क्या हो रहे हैं हालात जम्मू कश्मीर में? हैदरी साहब, सेना को बुला लेते हैं, आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है, सभी लोग मर जाते हैं। आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है सर। अगर आपको देश के प्रधानमंत्री की इमेज का खतरा हो रहा है तो चिंता बिल्कुल वाजिब है। लेकिन मुझे ये तो बता दीजिए, मुझे ये तो बता दीजिए कि जो मुस्लिमों की सरकार थी, आपके मुताबिक, कि मुस्लिमों की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, उस सरकार क्या कर रही थी? परिसीमन के मुताबिक, परिसीमन अगर होता है तो उन लोगों को परेशानी क्यों होती है, पेट दर्द क्यों हो रहा है? जी, ये परिसीमन गलत है। जब नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो रहा, जम्मू कश्मीर में क्यों हो रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर कैसे साहब, कैसे गलत है? वो जगह है, मुझे बता दीजिए तर्क के आधार पर, आप तर्क के आधार पर मुझे बता दीजिए कि परिसीमन कैसे गलत है? आसाम में तो नहीं हुआ, आसाम में आपने अरे कहाँ हुआ, कहाँ नहीं हुआ, छोड़िए ना सर, क्यों नहीं किया? मुझे बताइए ना परिसीमन कैसे गलत है? जम्मू कश्मीर में ही क्यों? मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में अगर आप ना बता पाए तो मैं बताऊं, आप ना बता पाए तो आंकड़े मैं बताऊं सर। देखें, आप आसाम और जम्मू कश्मीर की बात कीजिए। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मुसलमान, आरएसएस के पेट में दर्द। हाँ। आसाम को आपने एक सेकंड माजिद हैदरी, आसाम में क्यों नहीं? दलित नंबरदार कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका जवाब मैं ले लूं, उसके बाद मैं लौटूंगा आपके पास और बताऊंगा कि पूरे जो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्रफल है ना, उसमें से जम्मू के पास भूभाग कितना है, उसमें कश्मीर के पास भूभाग कितना है, उसमें लद्दाख के पास भूभाग कितना है। 2002 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर में कितने कितने वोट्स थे, वो पूरा प्रतिशत मैं बताऊंगा आपको। और पूरा प्रतिशत बताने के बाद आपसे पूछूंगा कि क्या जनसंख्या आधार नहीं होती परिसीमन की? वापस लौट रहा हूं। मैं देखिए, सबसे पहले तो इनको ये जो मैं कह रहा हूं ना कि टारगेट नरेंद्र मोदी है, डर लगता है नरेंद्र मोदी से, जो इनको लगना चाहिए। मैं तो खुश हूं इनको नरेंद्र मोदी से डर लगता है, लेकिन इनको याद दिलाना चाहता हूं, ऐसी दुर्भाग्य घटनाएं दुनिया के कई और हिस्सों में भी हुई है। मक्का के अंदर कई बार हुए स्टैम्पीड। 2015 में 2500 वहां पे यात्री तीर्थ करने के लिए थे मक्का में, हज की यात्रा पे 2500 यात्री मारे गए थे वहां पे। तो वहां पे, यहाँ पे, वहां पे वो भी क्या इसी सरकार ने करवाया था वहां पे? दूसरी बात, जहां तक परिसीमन की बात कर रहे हैं, तकलीफ इनको ये हो रही है, जो भी आपने टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पे सुना, कश्मीर के अंदर आज तक मुस्लिम राज्य चल रहा था, स्टेट इकोसिस्टम इस्लामिज्म था, इस्लामिस्ट था, और इनको अब तकलीफ हो रही है कि परिसीमन की वजह से शायद इन इस्लामिस्टों, कश्मीर बेस्ड इस्लामिस्टों के हाथ से हुकूमत निकलने वाली है, जम्मू को उसका दर्जा मिलेगा। और इसी बात का जवाब मैं माजिद हैदरी से लूंगा, मैं माजिद हैदरी से जवाब लूंगा। मैं ब्रेक नहीं ले रहा हूं सर, इस वक्त 10 बड़ी खबरें लोगों को बता दे रहा हूं, दर्शकों को बता दे रहा हूं, और 10 बड़ी खबरें बता करके वापस राष्ट्रवाद में चर्चा पर हम लोग आ रहे हैं। माजिद हैदरी, सवाल मेरा आपसे होगा, तैयार रहिएगा। राष्ट्रवाद में चर्चा में लगातार हम बने हुए हैं और सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। निर्मल सिंह जी, मेरा सवाल का जवाब दीजिए, जिसका जिक्र माजिद हैदरी ने भी किया कि जितनी सरकारें अभी तक रही, उसमें अब्दुल्ला की सरकार रही हो, मुफ्ती की सरकार रही हो, क्या वो एक धर्म विशेष की सरकार थी क्या? देखिए, गलती से इनसे बात मुंह से निकल गई। यहाँ के जो कानून थे, यहाँ का इनका जो एटीट्यूड था, जिस प्रकार से ये भेदभाव करते थे, उसमें बहुत बड़ा कम्युनल एंगल था। जिस तरीके से यहाँ परिसीमन पहले हुआ, कोई क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया गया, जम्मू को वंचित रखा। यहाँ के जो पिछड़े इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, गुज्जर बकरवाल है, जो मुस्लिम हैं, उनको वंचित रखा गया। एक क्या कहा जाता है, जो है एक लैंग्वेज, एक खास भाषा बोलने वाले, कश्मीरी बोलने वाले, उनकी डोमिनेशन बनाई रखी। 2 परिवार वालों की जो है डोमिनेशन रही है। तो यही तो यहाँ मेडिकल रूल चलता था। यहाँ पर जो है आम आदमी को उसका हक नहीं मिलता था। ये पहली बार हो रहा है।
जो डिलिमिटेशन हुआ है उसमें पहली बार उसको सभी क्राइटेरिया को लागू किया गया है और उसमें बैलेंस करने की कोशिश की गई है, इसीलिए इनके पेट में दर्द है। अगर क्योंकि जो है वहां श्रद्धालु उनके मारे जाते हैं, मरते हैं, उनकी सिंपैथी प्रकट करने की बजाय ये डिलिमिटेशन के पीछे भागते हैं। इनका पूछो कि डिलिमिटेशन कमिश्नर सुप्रीम ये तो कह रहे हैं सर कि जम्मू कश्मीर पर ये एक और हमला है। पहला हमला हुआ था 5 अगस्त 2019 को और दूसरा हमला हो जाएगा परिसीमन हो गया तो। निजामुद्दीन भट्ट साहब बताइए जरा, परिसीमन से परेशानी किसको हो सकती है सर, और जिनको हो रही है उसके पीछे की वजहें क्या है? अरे मुझे समझ में नहीं आता, मैं बड़ा परेशान हूँ इस प्रोग्राम में। कोई हिंदुओं की वकालत करता है तो कोई मुसलमानों की। ना वो हिंदू के हमदर्द है, ना वो मुसलमान का हमदर्द हो सकता है, जो एक दूसरे को टकराएं, जो हर चीज को रंग दे दे धार्मिक। कैसे हो सकता है? निर्मल साहब मेरे बुजुर्ग हैं, ये 4 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे एक गवर्नमेंट में। क्या इन्होंने 4 साल कभी कहा ये धार्मिक सरकार है और मुसलमानों की सरकार? ये तो पार्टनर थे, ये तो पार्टनर थे। साहब ये निर्मल जी नहीं कह रहे हैं, इसी तरह जब ये माजिद हैदरी साहब कह रहे हैं कि आज जो सरकार है वो हिंदू की सरकार थी और अब से जो पहले सरकारें थी वो मुसलमानों की सरकारें थी। माजिद साहब कह रहे हैं तब क्या वो धार्मिक सरकारें थी? यहाँ धार्मिक सरकारें पता नहीं कौन अब इनको ये नाम दे रहा है और क्यों दे रहा है। हमें मजहब के नाम पर मत दबाओ। हम इस देश के वासी हैं। हर एक जो हमसे बनेगा अच्छा करना वो कर लेंगे, जो बुरी चीजें होंगी हम उनकी मजम्मत करेंगे, हम उनको होने नहीं देंगे। लेकिन तो परिसीमन का विरोध सर अच्छी बात है कि बुरी बात है? भट्ट साहब की और रीजन की बुनियाद पे आपने गुजरों की बात की। भट्ट साहब परिसीमन का विरोध अच्छी बात है कि बुरी बात है? परिसीमन हो रहा है तो अच्छा है कि बुरा है? बात की सुनो ना, बात सुनो। गुजरों की बात नहीं बोलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पे, सरकारों पे यही आरोप था कि इनको गुजरों के प्रति हमदर्दी, और आज आप कहते हो उनको कभी हमदर्दी नहीं थी। बेगम अब्दुल्ला को तो यही कह रहा था ये गुजरों की माता है। भट्ट साहब मुझे ये बताइए कि परिसीमन जो होने की बात हो रही है वो ठीक है कि गलत है? और परिसीमन से ये मुफ्तीज को और अब्दुल्लाह को ये दिक्कत क्यों हो रही है? किसी जात से हो सकता है, किसी धर्म से हो सकता है। हाँ। ये जो मुसलमानों की बात कर रहे हैं महबूबा जी, उमर अब्दुल्ला या सजाद लोन या दूसरे तीसरे की हमदर्दी नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये दे आर मेकिंग अस पिटेड अगेंस्ट हिंदू मेजॉरिटी। मरवाओगे क्या हमको? ऐसे में जो मुसलमानों की बात करेगा, जम्मू में मुसलमानों को एक्सपोज करके हिंदुओं से टकराएगा, सभी निर्मल जी जैसे इंसान नहीं है। प्रोवोकेशन में मास साइकोलॉजी नहीं साहब, एक सेकंड भट्ट साहब, मैं जरा यहाँ ठीक कर दूं आपको। यहाँ मंच पर बैठकर भड़का नहीं रहा है, ये तो आप मानेंगे एक तरह से कबूलनामा था माजिद हैदरी का जो उन्होंने बताया था। सनम शाह लगातार मेरे साथ बने हुए, उम्मीद करता हूं कि सनम शाह की आवाज अब तक सही तरीके से पहुंचेगी। मुझे परिसीमन वाला जरा जवाब दीजिए सर। यहाँ मुसलमानों के आज मुसलमानों के नाम पे कुछ आवाजें भड़कती हैं। किसी ने कहा मुसलमान को मारना जुर्म नहीं है, ऐसा हो रहा है, लेकिन सारे मुल्क को इसके साथ मत जोड़ो। नहीं बिल्कुल नहीं जोड़ रहे सर, बिल्कुल नहीं जोड़ रहे। हमारी तो कोशिश ये सिर्फ है कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनको एक्सपोज कर दिया जाए कम से कम। काफी लोग तो माजिद हैदरी के इसी बयान के बाद एक्सपोज हो चुके हैं। सनम शाह अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, बताइए जरा कि परिसीमन से क्या परेशानी है भाई? इंडिया से विनती करेंगे। आ रहा हूं भट्ट साहब। जी सनम शाह। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जी जी। मुझे सिर्फ इस चीज की हैरानगी महसूस होती है, हमें आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या गलती क्या की है सर? हमने गले में हाथ डाला था गला सजाने को, और वही जालिम नाग बन बैठा गला ही काटने को। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ तो ऐसा हुआ है। कैसा हुआ बताइए ना। गोली चाहे वहां से आए, गोली चाहे यहाँ से जाए, मर कौन रहा है? मर रहा हिंदुस्तानी है, मर रहा नौजवान है, मर रहा सनम शाह जैसे नौजवानों की लाशों के ऊपर आज यहाँ पे इक़्तिदार के महल बन रहे हैं। आप कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नजर बना के रखे हैं। सर क्या नजर बना के रखे हैं? ये मेरे साथ हमारे जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह साहब हैं। सर आप इनसे पूछें, आज ये कहने पे मजबूर है, क्या इन्होंने रियासत को तबाह और बर्बाद नहीं किया? क्या इन्होंने हमें बिल्कुल एक पाकिस्तान के आगे इन्होंने हमें घुटने नहीं टिक पाए?
आप बताएंगे निर्मल सिंह जी, आपको कोई दिल्ली को डर नहीं है, आपको कोई जम्मू के लीडर कुछ कहेंगे, सच सच सीने पे हाथ रख के खाएं। मैं इस बात का जवाब जो आप कह रहे हैं निर्मल जी से लूंगा, लेकिन सनम शाह संक्षेप में हाँ है ना का जवाब मुझे दे दीजिएगा, उसके बाद चलूंगा निर्मल जी के पास। मुझे खाली ये बता दीजिए कि परिसीमन को लेकर जो सवाल मेरा था, परिसीमन अगर होगा तो बेहतर है कि नहीं? मैंने सवाल निर्मल साहब को पूछा, सर तकलीफ आपको होगी है सर, आप लोगों का सिस्टम मैं तो कह रहा हूं सर कि आपके सवाल का जवाब मैं निर्मल जी से लूंगा। निर्मल जी बने हुए लगातार चर्चा का हिस्सा है वो। मुझे तो खाली आप ये बता दीजिए कि परिसीमन ठीक है कि गलत है? लोग मर रहे हैं, तुम्हारा काम चल रहा है। सनम शाह साहब, मैं तो पूछ रहा हूं कि परिसीमन जो बात जो हो रही है, जिसको लेकर के आपके कई कार्यकर्ता पीडीपी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सड़कों पर भी थे, वो ठीक है कि गलत है? सर इन्होंने कहा 370-35 के बाद मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। सर आज ये मान्यवर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सनम शाह जी कि परिसीमन ठीक है या गलत है? सर मैं ये चाहता हूं कि हमारे रियासत में अमन, सुकून और भाईचारा हो। सर परिसीमन से अमन, सुकून, भाईचारा आएगा या खत्म होगा? सर जब से ये निर्मल सिंह साहब बैठे हुए हैं, ये बेखूबी आज ये मजबूर हैं। आज तो मुझे वक्त लगता है सनम शाह साहब, परिसीमन सुने सर परिसीमन, मेरे पास चर्चा में वक्त कम बचा है सर, हाँ या ना में जवाब दीजिए, बाकी जो मेहमानों के पास बाकी के। सर हाँ या ना क्या सर, आप जो पूछेंगे हम उसी पे जवाब दे देंगे। बता दीजिए ना सर, फिर परिसीमन को लेकर के सहमति है कि असहमति है आपकी? क्या सहमति है सर, मैं समझा नहीं। परिसीमन को लेकर सहमति है कि असहमति है आपकी? फ्रेम फ्रीज हो गया आपका। ललित अंबरलाल कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं सीधे चलूंगा माजिद हैदरी के पास। ललित जी, देखिए कश्मीर एक वाहिद स्टेट था जहां पे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 20 साल के लिए बैन लगा दिया था इसके ऊपर कि नहीं होगा। अब ये जो तुलना की जा रही थी ना बाकी स्टेट के साथ, जाहिर है कि कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 तक एक छोटा मोटा पाकिस्तान पल रहा था 370 और 35 की नाक तले, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो आतंकवाद खत्म नहीं कर सकता अकेले। 5 अगस्त 2019 को एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसके अंतर्गत कश्मीर में इस्लामवादी मानसिकता थी, जिना की 2 नेशन थ्योरी मानसिकता थी, उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। बीमारी बहुत पुरानी है, वक्त लगेगा। और जहां तक कश्मीर जहाज की बात है, जिसकी वजह से कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, इन सब लोगों की नाक तले तब इनकी जुबान लकवा लगा रहता था। वो एक मिलिट्री प्रॉब्लम है, उसको मिलिट्री तौर तरीके से हल किया जाएगा, ये बहुत लाजमी है समझना। और परिसीमन की वजह से इनको इसलिए तकलीफ हो रही है, बार बार बता रहा हूं कि जम्मू के डोगरा लोगों को, जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, उनको हक मिल रहा पहली बार भारत के यही परेशानी शायद हो रही है क्या माजिद हैदरी साहब? उनको मिलेगा हक। बताइए जरा क्या आशंका है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई परिसीमन आयोग अगर ये परिसीमन अगर हो जाएगा तो जो मुस्लिम बहुल इलाके समझे जाते हैं वहां पर वो लोग अल्पसंख्यक बन जाएंगे और इसलिए आपको वोटों का नुकसान हो जाएगा कुछ लोगों को, इसलिए परिसीमन का विरोध है। हमें संवैधानिक बात करनी चाहिए। परिसीमन जो होता है वो वहां की जनसंख्या पे होता है और जम्मू से 10 लाख ज्यादा जनसंख्या कश्मीर की है, तो अगर परिसीमन होना होता नहीं। मुझे बताइए सर, मैं अगर आप संविधान की बात करें तो 2 चीजें बता तो माजिद हैदरी साहब आपकी जानकारी थोड़ी सी दुरुस्त कर देता हूँ। संविधान के मुताबिक क्या है, ठीक नहीं है कि हर 10 साल में परिसीमन होना चाहिए? एक सेकेंड हैदरी साहब, संविधान के मुताबिक हर 10 साल में परिसीमन होना चाहिए, लेकिन 2002 में उमर अब्दुल्ला सरकार थी, विधानसभा प्रस्ताव लेकर के आ गए, परिसीमन को 2026 तक टाल दिया। क्यों टाल दिया था फिर? वो गैर संवैधानिक नहीं था क्या? बिल्कुल, आसाम में भी नहीं हो रहा था। आपने तो आसाम में, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा तो आप आसाम का राग अलापेंगे। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा आप आसाम का राग अलापेंगे। जम्मू कश्मीर के बारे में जवाब नहीं देंगे आप। जनसंख्या परिसीमन क्या, परिसीमन का जो केंद्र बिंदु क्या है? आबादी है ना। इस वजह से अगर आबादी के लिहाज से परिसीमन हो रहा है तो परेशानी क्यों हो रही है सर आपको? यहाँ परिसीमन नहीं हो रहा, यहाँ हिंदुत्व सीमन हो रहा है। मुसलमानों की ये परसेप्शन है सर, और इसी परसेप्शन को एक्सपोज करने के लिए आपको आमंत्रित किया गया था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा में वक्त मेरे पास इतना ही था सर, अगर वक्त और होता तो आपको बताता कि 2002 के आंकड़े वोट प्रतिशत को लेकर के क्या कहते हैं, जम्मू भूभाग में कितने वोटर्स थे, कश्मीर में कितने वोटर्स थे, और दोनों को मिलाकर कुल वोटर्स कितने हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि आप चाहते नहीं, कुछ लोग चाहते नहीं थे कि जम्मू से ज्यादा सीटें कहीं और शिफ्ट हो पाए, क्योंकि जो कुछ परिवार है ना जो सल्तनत मान के बैठे हुए हैं, उन परिवारों की सत्ता को चुनौती मिल जाती है।